इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो एक्ट कंप्लीट है वो दो चैप्टर्स पर बेस करता है, 14 एंड 15। 14 को हमने कॉम्प्रिहेंसिव देख लिया है, उसमें समझा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, उसकी एग्जांपल्स और टाइप्स बता दूं आपको। अगेन एग्जांपल्स में आता है चेक, प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। टाइप्स में आता है बेरर इंस्ट्रूमेंट है या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट है या डिमांड इंस्ट्रूमेंट, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, वो इसकी टाइप्स हैं। हमने फिर देखा कि जनाब इंडिविजुअल की हमने देखा कि चेक किसे कहते हैं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन चेक की, प्रॉमिसरी नोट को हमने डिटेल देखा, स्पेसिफिक देखा उसका, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिटेल देखा, स्पेसिफिक देखा, बनता कैसे है, पार्टीज कौन होती हैं, कौन लायबल होता है उस केस में, होल्डर किसे कहते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या होता है, ये सारी बातें चैप्टर 14 में माइंड करके आ गई। चैप्टर 15 जो बेसिकली है वो सिर्फ एक ही एग्जांपल पर है, वो है चेक। चैप्टर 15 का नाम भी चेक है। अब बेसिकली इस चैप्टर में अगेन कुछ बातें रिपीट होंगी और कुछ नई बातें होंगी। यानी वो हमें बताएगा चेक होता क्या है, चेक दिखता कैसे है, हमें पता है क्या होता है, कैसा दिखता है, कौन पार्टीज होती है, वो हमें एसेंशियल्स बताएगा चेक के, कि चेक के एसेंशियल्स हैं, जरूरी बातें हैं चेक में होनी चाहिए। जो नई ये बात हमें पता है, जो न्यू चीज है वो है टाइप्स ऑफ चेक। एक होता है ओपन चेक, एक होता है क्रॉस चेक। आपने सुना है क्रॉस चेक का वर्ड, बहुत दफा हमने लॉ में भी सुना और हमने टेक्स्ट में भी सुना इस वर्ड को। तो बेसिकली हम सीखेंगे कि क्रॉसिंग कहते किसे हैं और क्रॉसिंग की कितनी टाइप्स है और हर टाइप का इफेक्ट क्या होगा। उसके बाद फिर हम एक डिफरेंस, अगेन हमारे सिलेबस का आखिरी डिफरेंस जो है वो पढ़ने जाएंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या फर्क है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हम देखते हैं कि कौन कौन सी बातें पहले से पता है। देखिएगा चेक को डिफाइन कर रहे हैं, चेक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बात कल के लेक्चर में भी की गई थी कि चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज की स्पेशल टाइप है। कॉमन चीजें देखिए क्या है, पार्टीज, नंबर ऑफ पार्टीज। चेक में कितने नंबर ऑफ पार्टीज हैं, 3, यानी कि एक ड्रॉअर, ड्रॉइंग, पे। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी है, 3, ड्रॉअर, ड्रॉइंग, पे। लेकिन जो एक चीज चेक को बिल ऑफ एक्सचेंज से डिफर कर रही है वो क्या है, ड्रॉइंग। चेक के केस में ड्रॉइंग यानी कि पेमेंट करने वाला हमेशा कौन रहेगा, लेट्स चेक द स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on a specified banker। ये यूजुअली होता है या ऑलवेज होगा, बैंक पे ड्रॉ किया जाएगा। लेकिन स्पेसिफाइड बैंकर का मतलब देखिए ड्राइंग, स्पेसिफाइड बैंकर का मतलब है ड्राइंग, पेमेंट करने वाला। ड्राइंग मतलब क्या, पेमेंट करने वाला। अच्छा सुनिए, देखिए सर ड्राइंग के साथ दो बातें लिखी, नो साइन ऑफ ड्राइंग, नो साइन ऑफ ड्राइंग रिक्वायर्ड। क्या ऐसा है कि नहीं, क्या बैंक के साइन रिक्वायर्ड है चेक के ऊपर, नहीं, नो साइन ऑफ ड्राइंग रिक्वायर्ड। नंबर 2, ड्राइंग नीड नॉट टू एक्सेप्ट, ड्राइंग नीड नॉट टू एक्सेप्ट। क्या जिस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए होती थी, एक्सेप्ट साइन करता था, नाम लिखता था, एड्रेस लिखते थे इंस्ट्रूमेंट के लेफ्ट बॉटम पे, तो क्या चेक के केस में ऐसा होता है कि बैंक का नाम, साइन और उसका एड्रेस, नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमेशा ड्राइंग कौन रहेगा, एक स्पेसिफाइड बैंकर या स्पेसिफाइड बैंक रहेगा, उसकी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है और उस बैंक के सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चेक, ये बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, चेक। डेफिनेशन में पहले बता दें। हाँ, एक चीज और, पेएबल ओनली ऑन डिमांड। चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, चेक डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है। जब आप प्रेजेंट करेंगे तभी आपको काउंटर पे क्या मिल जाया करेगा, कैश मिल जाएगा, लेकिन डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है आपके। अब जरा पढ़ते हैं, स्पेशल देख लेते हैं, लेकिन इस चीज को भी छोड़ेंगे, ये पैरेलल लाइंस के अंदर क्या लिखा है इसको भी इग्नोर कर बताएंगे। अब देखिए एचबीएल का चेक है, वॉरिटॉन ब्रांच फॉर प्रिंटिंग, वॉरिटॉन ब्रांच प्रिंटिंग का एचबीएल बैंक का चेक है, उस पे डेट और चेक नंबर पहले से लिखा होता है, सीक्वेंशियल भी नंबर होता है। डेट हम उसको लगाते हैं जिस दिन के हम चेक जो है इशू करने जा रहे हैं। फिर उसको कहते हैं पे मिस्टर बशीर और बेरर, यानी अब तो बशीर को पेमेंट करते जाते हैं, जो कोई उस चेक को होल्ड कर रहा है उसको पेमेंट कर दो। कितना, 200,000 यानी 2 लाख। आपने देखा होगा चेक बिल्कुल ऐसे होता है। और इसके जो सिग्नेचर हुए ये किस पार्टी के हैं, ड्रॉअर, ड्राई या पे, ड्रॉअर के हैं, जिसका एचपीएल वॉरिटॉन ब्रांच फॉर प्रिंटिंग में जिसका अकाउंट है उसके सिग्नेचर।
तो चेक में किसके साइन कंपल्सरी है? ड्रॉर के। किसके नहीं होते? राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज में किस किसके कंपल्सरी है? ड्रॉर एंड राइट। ड्रॉर एंड राइट। कैसे होते चेक? इसमें कोई शक? हाँ, कल मैंने आपको कहा था एक्सचेंज चेक किसे कहते हैं? आज आपके सामने लिखा होगा ऐसा चेक जिसको मोर देन 6 मंथ्स हो जाए, यानी पेमेंट लेनी थी आज की डेट पे, आज की डेट पेमेंट नहीं ली, कल ले लो, परसों ले लो, 6 महीने तक बैंक वेट करेगा। अगर 6 महीने से चेक पुराना हो गया तो वो उसकी लीगली पेमेंट इनफोर्स नहीं करा सकते। उसे टाइम पर डेट जो होता है टाइम पर चेक कहते हैं उसको। इसलिए छोटी बड़ी बात जो समझने वाली बात है एसेंशियल एलिमेंट्स। क्या हम एसेंशियल प्रॉमिसरी नोट की भी देख चुके हैं? क्या हम एसेंशियल बिल ऑफ एक्सचेंज की भी देख चुके हैं? अब एसेंशियल किसके देख रहे हैं? चेक के। देखिए मोस्टली वही बातें जरा देखिएगा। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ये तो तीनों में था। इट इज ऑर्डर टू पे। ऑर्डर टू पे का मतलब है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। डिमांड इंस्ट्रूमेंट है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट देखिए। एक तो टाइम इंस्ट्रूमेंट, एक तो डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है। डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हमेशा क्या होगा? ऑर्डर। किसको ऑर्डर दिया जा रहा है पे करने का? बैंक को अकाउंट होल्डर की तरफ से ऑर्डर दिया जा रहा है कि इस रेलेवेंट पार्टी बशीर या बिलर को पेमेंट कर दो 2 लाख रुपए। मस्ट है, इट मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। क्या चेक में आप कंडीशन लगा सकते हैं? क्या चेक में आप अनसर्टेनिटी ला सकते हैं? या 2 लाख दे दो या 3 लाख दे दो, ये डेफिनेट है? नहीं, अनसर्टेनिटी नहीं होगी। इट मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर ओनली। क्या साथ देखते हैं? ड्रॉर ओनली, सिर्फ एक बंदे के साइन नहीं। देखिएगा इस पैसे में सिर्फ एक ही साइन है, वो जिसका अकाउंट था ड्रॉर का, उसके साइन। फिर कहता है पार्टीज मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन मींस ओरिजिनल। पता होना चाहिए किसको पे करना है, पता होना चाहिए कि किसको पे करना है। क्या ऐसा हो सकता है पे बशीर एंड अमजद और बेरर? नहीं, एक सर्टेन होना चाहिए कि या तो बशीर है या फिर कोई बेरर है तो उसको पे करना है। अमाउंट शुड बी सर्टेन। पे 2 लाख या फिर 3 लाख, क्या सर्टेन है? नहीं, अमाउंट सर्टेन है कि लिखी है क्लियर करने के लिए 2 लाख रुपए पे करने। ऑर्डर मस्ट बी पे मनी ओनली। कभी आपने ऐसा चेक देखा है कि जिस बंदे को 10 कुर्सियां दे दो, चेक है? चेक में लिखा हो पे 10 अमाउंट की जगह लिखा हो 10 चेयर्स? नहीं, हमेशा चेक में क्या लिखी होती है? अमाउंट लिखी होती है। इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। यस, स्पेसिफाइड बैंकर कौन होता है इस केस में? ड्राइंग। हमेशा ड्राइंग स्पेसिफाइड बैंकर रहेगा। और लास्ट में कह रहा है पेबल ऑन डिमांड ओनली। जब भी आप डिमांड करोगे टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। ये सारी बातें मुझे पता है, ये सारी बातें पता है। क्या आपके अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो मुझे बताएं इसमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं है? नंबर बता दो कौन कौन सी 3 ऐसी बातें हैं। 3 ऐसी बातें हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं है। नंबर 4 ये देखिए, नंबर 4 1 2 3 4 इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉर। जब बिल ऑफ एक्सचेंज इट मस्ट बी साइंड बाय ड्रॉर एंड ड्रॉर। और कौन सा है? नंबर 8, ये है नंबर 8। इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर। बिल ऑफ एक्सचेंज बैंकर में नहीं होता, किसी पार्टी ट्रांसफर पर से होता है। एंड नंबर 9 ये इट इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड ओनली। डिमांड नहीं, कोई टाइम इंस्ट्रूमेंट भी होता है। तो बेसिकली ये 3 चीजें हम मेंशन करते हैं। नॉट इन बिल ऑफ एक्सचेंज। यहां तक बस एग्री करते हैं आप इस बात से? ये 3 बातें 9 में से 3 ऐसी हैं जो चेक को डिफर करती है इससे बिल ऑफ एक्सचेंज से। आल्दो चेक 10% टाइम हो गया सिर्फ बट these 3 एसेंशियल्स जो वो चीजें हैं जो कॉमन नहीं है दोनों में। जी, इज देयर एनी कंफ्यूजन? पहले डिफरेंस पढ़ लीजिए। डिफरेंस आ रहा है, पहले डिफरेंस पढ़ते हैं फिर हम अपना मेन काम जो अच्छा होगा कर लेंगे। अल्लाह खैर करे। चलिए आज डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। इससे पहले एक डिफरेंस पढ़ा था, वो कौन सा था? प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। एक्सेप्टेंस बाय ड्राइंग किसमें रिक्वायर्ड होती है? बिल ऑफ एक्सचेंज में रिक्वायर्ड है, चेक में रिक्वायर्ड नहीं है।
ड्रॉइंग किस में स्पेसिफाइड बैंकर होता है? चेक में हमेशा स्पेसिफाइड बैंकर और बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई क्वेश्चन पेबल टू। अच्छा अब ये बेरर और ऑर्डर मुझे बताएं बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक क्या दोनों ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर दिया जा रहा है, एक में बैंक ऑर्डर दिया जा रहा है, एक में किसी आई ऑर्डर टू पे सम ऑफ रुपीस 1 लाख को फलाना ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। साथ में क्या दोनों बेरर हो सकते हैं? चेक में तो लिखा होगा बेरर, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज बेरर हो सकता है? बेरर किस केस में होगा? अगर क्या कर दी जाएगी? क्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी। बार नहीं तो फिर डिफरेंस बना होगा, पेबल ऑन क्या चेक सिर्फ और सिर्फ कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? डिमांड इंस्ट्रूमेंट, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज डिमांड भी है और टाइम भी है। टाइम मेंशन किया जा सकता है उसमें, बिल्कुल किया जा सकता है, चेक नहीं होता। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में रेवेन्यू स्टैम्प रिक्वायर्ड होता है? स्पेसिफिक में था, यस। क्या चेक में है? कोई रेवेन्यू लिखा रेवेन्यू स्टैम्प वहां पे राइट साइड राइट बॉटम पे यहां पे होता था ना बिल ऑफ एक्सचेंज में रेवेन्यू स्टैम्प फिर साइन वगैरह एड्रेस वाला लिखा हुआ। इसके अलावा क्रॉसिंग, क्या चेक की क्रॉसिंग हो सकती है? हो सकती है। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज की होती है? नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज की नहीं होती, चेक की क्रॉसिंग होती है। स्टॉपिंग ऑफ पेमेंट बाय ड्रॉअर, क्या एक ड्रॉअर मैंने अपना चेक इशू किया, मैंने इशू किया किसको? बशीर को, क्या मैं बैंक में कॉल करके इस चेक को रुकवा सकता हूं? रुकवा सकता हूं कि मैं अभी पेमेंट मत करना, मैंने गलती से इशू कर दिया। रुकवा सकते हैं आप, चेक इशू करने के बाद पेमेंट उसकी रुकवा सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक दफा ड्रॉअर ने कह दिया आई ऑर्डर यू टू पे सम ऑफ रुपीस 1 लाख को फलाना, नाउ आई बीइंग ड्रॉअर मैं नहीं रुकवा सकता पेमेंट। एक दफा मैंने ऑर्डर कर दिया, चेक में आप एक बार चेक इशू करने के बाद उस चेक को रुकवा आप नहीं तो चेक गुम गया मुझसे। अब बैंक को पूरा चेक चोरी हो गया है तो कोई भी चेक लेकर आए तो उसको पेमेंट नहीं करनी बल्कि उसको बिठा कर रखो मैं आता हूं। ऐसा हो सकता नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता। अच्छा ये नोटिंग एंड और प्रोटेस्टिंग ये चीज क्या होती है? ठीक है, एक अथॉरिटी है नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक NOTRY नोटरी पब्लिक एक अथॉरिटी है नोटरी पब्लिक, उससे अप्रूव करवाना होता है। एक अथॉरिटी है नोटरी पब्लिक NOTRY नोटरी पब्लिक एक अथॉरिटी है नोटरी पब्लिक, उससे अप्रूव करवाना होता है या उसके पास एंट्री करवानी होती है सबूत के तौर पर, या उसके पास एंट्री करवानी होती है सबूत के तौर पर कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज स्लैश प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो चुका है। ऐसा इदारा जिसको इन्फॉर्म करना है, जिससे एंट्री करवाना इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एज एन एविडेंस उस इदारे को क्या कहते हैं? नोटरी पब्लिक। आपको बता दो चेक अगर डिसऑनर हो जाए तो क्या नोटरी पब्लिक के पास जाना पड़ता है? नहीं। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के केस में नोटरी पब्लिक के पास हम जाते हैं, कहते हैं नोटरी फॉर प्रोटेस्टिंग। उस इदारे को ऐसा सबूत आप बताते हैं ये देखिए मेरा चेक जो है सॉरी मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज ये मेरा प्रॉमिसरी नोट वो डिसऑनर हो गया। नोटरी पब्लिक नोटरी पब्लिक। इसके बाद जैसे कहते हैं नोटिंग या इसे कहते हैं प्रोटेस्टिंग कहते हैं। क्या बात लगी? ये एडिशनल बात है डिफरेंस में प्रोटेस्टिंग या नोटिंग किस केस में होती है? बिल ऑफ एक्सचेंज। किस केस में नहीं होती? चेक के केस। अच्छा ये बात देखी हुई है कि पेमेंट जो आपके लिखा हुआ है स्टॉपिंग ऑफ पेमेंट बाय द ड्रॉअर किस में नहीं कर सकता? ड्रॉअर पेमेंट को स्टॉप बिल ऑफ एक्सचेंज में क्यों नहीं कर सकता? लिख लें बिकॉज़ इट इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉइंग, इसलिए ड्रॉअर रोल को मान सकता हूं। Because it is already
इज दैट क्लियर? यहाँ तक समझता है? मुश्किल लग रहा है चैप्टर 3 या आसान लग रहा है? अच्छा आगे बढ़ने से पहले तो ये बताएं कि आप लोग का एक मॉक रखते हैं कंप्लीट बुक पर किस दिन रखा जाए? नेक्स्ट वीक में रखना है। जो कल फ्राइडे है, कल क्लास खत्म हो जाएगी तो सैटरडे संडे आपको दिया जाएगी। नेक्स्ट वीक में बनाएं कंप्लीट 3.25 घंटे का मॉक होगा। पहले एमसीक्यूज को दे रहे हैं, पहले पूरी बुक का दे रहे हैं, पूरी बुक का एक सैटरडे से परसों है, इससे उस दिन नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अब अच्छे नंबर में आप निशोर हो, इससे एडवाइस अकॉर्डिंग टू